Good morning, all of you. Today's topic from Growth and Development of Agriculture, Industry and Foreign Trade, 1947-90. Okay, Problem of Indian Agriculture. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. क्या प्रॉब्लम्स हैं इंडियन एग्रीकल्चर की, ठीक है. तो इंडियन एग्रीकल्चर एक्सपीरियंस्ड revolutionary changes during the period of 1951 to 90. Okay, it faced a number of problems which can briefly summarized. Okay, so first is rapid growth of population. सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. बहुत तेज़ी से जो है इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही थी. तो द इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ कल्टिवेबल लैंड हैज़ रिजल्टेड इन सब डिवीज़न ऑफ लैंड होल्डिंग्स. ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ेगी मतलब क्या, एक घर में 4 बेटे और हो गए तो वो जो आपका कल्टिवेटेड लैंड है वो चारों में बट गया. फिर उसके भी 4 हो गए तो वो और कल्टिवेटेड लैंड और उन लोगों में बट गया. तो यूँ जो हमारी लैंड थी उसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होने लगी. इससे कल्टिवेशन का जो एरिया है वो हमारा छोटा होने लगा. तो हमारा एग्रीकल्चर पर इस पॉपुलेशन का बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा है ना. तो एंड अनफेवरेबल लैंड मैन रेशियो, मतलब जो फेवर में ही नहीं था वैसा रेशियो आने लगा. नॉर्मली एक मैन के पास इतना रेशियो होना चाहिए, लेकिन जो तेज़ी से बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उस रेशियो को उसने ख़त्म सा कर दिया कि मतलब कोई मेज़र ही नहीं हो पा रहा था. 4, फिर उसमें पहले 4 उसके बेटे, फिर उसके 16 हो गए, फिर 16 के और 4 कर लो 64 हो गए. इस तरह से जो लैंड है वो पॉपुलेशन की वजह से हमारा स्मॉल पीस में कन्वर्ट होता जा रहा था. ठीक है. तो ड्यू टू ओवर क्राउडनेसनेस द एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड per cultivator has declined from 0.43 hectare in 1901 to 0.143 hectare in 2014-15. 72% of the total land holdings in India are of the size below 2 hectare. मतलब 2 हेक्टर से भी कम उनके पास ज़मीन हो गई. अब बताओ आप कैसे कल्टीवेट होगा और किस तरह से आपकी क्रॉप्स जो है वो आपको मैक्सिमम मिलेगी. पॉसिबल नहीं है, छोटी छोटी होती जा रही है. तो ड्यू टू स्मॉल साइज्ड होल्डिंग्स प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड इन सच लोअर कंपेयर्ड टू डेवलप्ड कंट्रीज़. मतलब जब हम डेवलप्ड कंट्रीज़ से उसको कंपेयर करें तो ये बहुत छोटी साइज़ रह गई थी इंडिया के अंदर. तो सबसे पहली प्रॉब्लम थी बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या, जिस पर भी हमको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था. उसके बाद आपका सेकंड प्रॉब्लम आती है कंजर्वेटिव आउटलुक ऑफ द फार्मर्स. ओके, सोशियो इकोनॉमी फैक्टर्स लाइक फार्मर्स कंजर्वेटिव आउटलुक, इग्नोरेंस, इलिटरेसी, superstition, etc. stand in the way of adoption of modern technology in agriculture. Okay, unless this discouraging rural atmosphere is changed, it is not possible to modernize and improve the condition of agriculture in our country. अब जो किसानों का जो आउटलुक था देखने का, हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ तो रहे थे लेकिन वो उसको अडॉप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे. कोई भी अपनी पुरानी चीज़ को छोड़ने के लिए रेडी होगा क्या? कोई भी नहीं होगा. वो बहुत जल्दी से हम किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते हैं, है ना. कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी लानी है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हमको सामाजिक द्वंद्व करना पड़ता है, सामाजिक लड़ाई करनी पड़ती है उसके लिए, है ना. अपने समाज के साथ पहले लड़ना पड़ता है, उसके बाद हम उस चीज़ को अडॉप्ट कर पाते हैं. जैसे आप ले लीजिए, पहले के टाइम में जो घर की वुमेन्स होती थी वो साड़ीज़ वियर करती थी, बहुत लंबा लंबा घूंघट वो निकालती थी. बट उस
कंडीशन से आज के कंडीशंस तक आने के, आज की कंडीशन आप समझते हो, कोई भी कुछ भी पहने उस पर रोक टोक नहीं होती, कहीं कहीं को छोड़ दो। तो उसके लिए इस कंडीशन तक आने के लिए हमने, इस मॉडर्न कंडीशन तक आने के लिए हमने कितना द्वंद्व किया होगा ना, समाज से कितना लड़े होंगे, कितना बाइकाट हुआ होगा, तब आज वुमेंस की एजुकेशन पर, उनके फ्रीडम पर लोग एग्री हुए हैं। तो उसी तरह से फार्मर्स के साथ भी था, वो बहुत जल्दी से उस न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए रेडी नहीं हुए, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा उनको, बहुत लड़ाई उनको करनी पड़ी। तो बहुत ज़्यादा उनका जो आउटलुक था वो बहुत ही ज़्यादा संकीर्ण था, सोच बहुत छोटी इस बारे में थी। उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड प्रॉब्लम जो थी वो है डिपेंडेंस ऑन मॉनसून। बिल्कुल प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम तो उन्हें बना के दिया ही नहीं था ना हमको, इतने साल 200 साल हम पर राज किया, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी उन्होंने नहीं हमको प्रोवाइड कराई थी। आज भी हम मॉनसून पर ही डिपेंड करते थे, हमारा एग्रीकल्चर जो था वो पूरा मॉनसून पर डिपेंड करता था। अच्छा मॉनसून, बारिश अच्छी, मॉनसून अच्छा नहीं, बारिश भी अच्छी नहीं, मतलब ऐसी वाली कंडीशन हमारी थी। तो ये कोई अच्छी कंडीशन तो नहीं थी ना, तो ये कंडीशन कोई अच्छी में तो आती नहीं है कि भी बहुत अच्छी कंडीशन हो, ये अच्छी कंडीशन नहीं थी। तो पूरे तरह से हमारा जो कृषि है वो मॉनसून पर डिपेंड कर रहा था। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि टोटल एग्रीकल्चर जो है वो हमारा मॉनसून पर ही डिपेंड कर रहा है। उसके बाद हमारी बात आती है डिफेक्टिव लैंड टेन्योर सिस्टम, ज़मींदारी सिस्टम। ऑफ कोर्स मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको ये कि ज़मींदारी सिस्टम बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ फैला हुआ था। एक ही आदमी के पास जो गांव की करीब करीब सारी ज़मीन हुआ करती थी और लोग उस पर बंधुआ मजदूरी किया करते थे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन हमारे यहाँ थी। तो ये ज़मींदारी सिस्टम जो है वो भी इंडियन एग्रीकल्चर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो लैंड टेन्योर सिस्टम इन इंडिया इज़ टोटली डिफेक्टिव एंड इट इज़ स्टैंडिंग इन द वे of its agriculture development. Even after the abolition of Zamindari system and enactment of tenancy legislation, the position of tenants is still far from satisfactory. The cultivator has to pay high rent to the landlords and is a subject to frequent ejectment by the landlords. All these have led to lack of incentives and confidence on the part of cultivators to make provisions for any permanent improvement on their land. Clear? तो इस तरह से फर्स्ट प्रॉब्लम क्या थी? रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। सेकेंड प्रॉब्लम थी कंजर्वेटिव आउटलुक ऑफ फार्मर्स, फिर डिपेंडेंस ऑन मॉनसून, फिर डिफेक्टिव लैंड टेन्योर सिस्टम। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉब्लम इज अनइकोनॉमिक होल्डिंग्स। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द नेशनल सैंपल सर्वे, पता है ना नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन क्या है? NSSO, सबने 9th में इसके बारे में पढ़ा है। 52% holdings in 1961-62 had a size of less than 200 hectares. Okay, तो जब NSSO ने इस पे सर्वे किया तो उसने पाया कि टोटल जो 52% है, 1961-62 की बात कर रहे हैं, तो 50% होल्डिंग्स जो है वो केवल 2 हेक्टर्स ही है। मतलब एक आदमी के पास 2 हेक्टर या 2 हेक्टर से कम की ज़मीन है, क्योंकि बढ़ते बढ़ते वो बट गई। ठीक है, तो इन 1995-96 18% ऑफ टोटल होल्डिंग फेल अंडर दिस कैटेगरी। देखिए 61-62 तक तो 52% था जो 2 हेक्टर से कम रखता था, लेकिन जब हम आपके 95-96 ईयर में आए, सेशन में आए, तो ऐसा आंकड़ा हमारे 80% तक पहुंच गया जिसके पास 2 हेक्टर या 2 हेक्टर से कम की लैंड थी। तो मोस्ट ऑफ दीज होल्डिंग्स आर नॉट ओनली एक्सट्रीमली स्मॉल, दे आर ऑल्सो फ्रेगमेंटेड इनटू द नंबर ऑफ टाइनी प्लॉट्स। उसके बाद भी वो बढ़ती जा रही थी, ऐसा नहीं है कि यही सबसे स्मॉल है 2 हेक्टर्स। 2 हेक्टर्स के बाद भी वो बढ़ती जा रही थी, उससे भी छोटी होती जा रही थी। ठीक है, तो द predominance of a small operational holding is a major obstacle in the way of rapiding benefits of economics of scale in agriculture, so that cultivation on them can be carried out
ओनली बाय लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। उसके ऊपर आप अब मशीन यूज़ नहीं कर सकते। छोटी छोटी लैंड पर मशीन यूज़ करना, तो मशीन शुरू होगी फिर ख़त्म ही हो जाएगी, कहाँ से वो उसके ऊपर चलाएगा, है ना। जब लैंड का पार्ट ही बड़ा नहीं होगा तो ट्रैक्टर कहाँ से चलेगा। पता लगा कि ट्रैक्टर ने 2 कदम आगे बढ़ाया, आपकी ज़मीन ही ख़त्म हो गई, तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको लेबर इंटेंसिव का यूज़ करना पड़ेगा, आपका कॉस्ट ज़्यादा आएगा, प्रोडक्शन इतना रैपिडली नहीं बढ़ेगा। उसके बाद आपके नेक्स्ट प्रॉब्लम आ रही है लैक ऑफ क्रेडिट एंड मार्केटिंग फैसिलिटी। बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्रेडिट फैसिलिटी और मार्केटिंग। आज भी जो हमारा किसान है वो वहाँ के लोकल महाजनों पर ज़्यादा विश्वास करता था, जो इसके लिए ठीक नहीं था। और मार्केटिंग फैसिलिटी वही पहुँच ही नहीं थी उनकी, इतनी समझ ही नहीं थी कि वो जो मार्केट गवर्नमेंट बना रही, क्योंकि वो भी जाकर कब बने, 65 में बने थे, बताया था मैंने आपको सारे डेट्स वगैरह। तो द फैसिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इज़ क्वाइट इनएडिक्वेट, ओके। हेंस इंडियन फार्मर्स आर एक्सप्लॉइटेड इन द हैंड्स ऑफ विलेज मनी लेंडर्स, ओके। उन्हीं से लेते थे फॉर द सप्लाई ऑफ फाइनेंस, और वो उनसे बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट चार्ज करते थे, बहुत ज़्यादा। मतलब इतना पहले ब्याज, फिर ब्याज वो नहीं चुका पाते थे तो ब्याज का भी ब्याज, इस तरह से वो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। आपने पढ़ा होगा ना कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, है ना, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज, ब्याज का भी ब्याज लगता था। इस तरह के मंडल पहले तो हाई इंटरेस्ट चार्ज करते थे, फिर इंटरेस्ट जब इकट्ठा होता था तो उस पर भी इंटरेस्ट चार्ज करते थे। तो बेचारा किसान जो था वो ब्याज चुकाता ही ख़त्म हो जाता था, इसीलिए वो गरीब ही रह गए। जो हमारा अन्नदाता है वो हमेशा क्या रहा, पुअर ही रहा बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, ओके। इन द absence of organized marketing facility, the cultivators are exploited in the hands of middlemen also, है ना। मिडिल मैन के हाथों की कठपुतली बन के रह जाते थे, क्योंकि अब उनकी पहुंच नहीं, तो उनको पता ही नहीं कहाँ जाकर बेचना, क्योंकि प्रॉपर कोई मंडी तो आपने ऑर्गेनाइज कर नहीं रखी, प्रॉपर कोई मार्केट तो आपने ऑर्गेनाइज कर नहीं रखा कि जहाँ पर वो जाए और बेच दे, इतनी नॉलेज हो कि वहाँ जाए और बेच दे। तो क्या हो गया, मिडिल मैन के हाथ की कठपुतली वो बनकर रह गया। मिडिल मैन जितना पैसा देता बेचारा ले लेता, क्योंकि उनके पास तो प्रॉपर स्टोरेज की फैसिलिटी भी नहीं हुआ करती थी। पता लगा कि बारिश आई, सारी फसल खराब हो गई, तो क्या करूँगा इसका, तो मिडिल मैन इसका बहुत फ़ायदा उठाया करते थे और उनको वो अपनी जो फसल है वो बेचने को मजबूर हुआ करते थे, और मिडिल मैन इसका पूरा फ़ायदा उठाता था। द नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केट इज़ वेरी स्मॉल, बहुत होते भी थे तो बहुत कम थे। मोर एवर द मार्केट्स आर सिचुएटेड फार फ्रॉम प्रोडक्शन सेंटर्स, और अगर थोड़े बहुत जो उन्होंने इस्टेब्लिश किए भी तो वो मार्केट जो जहाँ कल्टिवेट होते थे वहाँ से बहुत दूर थे, तो वो किसानों की पहुँच के बाहर थे बिकॉज ऑफ प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके। तो मोस्ट ऑफ द कल्टिवेशन डिपेंड ऑन द विलेज महाजन्स फॉर सेल ऑफ देयर सरप्लस प्रोडक्शन। भाई कुछ तो वो घर के काम में ले लेते थे, फिर जो सरप्लस प्रोडक्शन होता वो लोग नॉर्मली मिडिल मैंस, वो मिडिल मैंस कौन होंगे, वहाँ के महाजन होंगे, वो उनसे खरीद लेंगे। आपने पुराने पिक्चर में देखे होंगे, जो पुराने पिक्चर देखने के शौकीन हैं उनको ये सब देखने को वहाँ मिल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वन प्रॉब्लम इज आउटमोडेड एग्रीकल्चर टेक्निक्स। मोस्ट ऑफ द इंडियन फार्मर्स कंटिन्यू टू यूज आउटमोडेड एग्रीकल्चर टेक्निक्स। वही पुरानी वुडन प्लग्स एंड बुलक्स आर स्टिल यूज्ड बाय द मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स। वही लकड़ी का एक हल हो रहा है, उसमें हम बैलों को जोत रहे हैं, फिर हमें ना अपना जो खेती का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर रहे हैं, वही पुराना। नहीं, हम ट्रैक्टर यूज़ नहीं करेंगे ना। फर्टिलाइज़र, हाई आइल्ड सीड्स वगैरह उन्होंने बहुत बाद में उनको अडॉप्ट करना शुरू किया, बहुत जल्दी से उन्होंने उसको यूज़ करना शुरू नहीं किया। तो यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र एंड न्यू हाई आइल्ड वेराइटीज़ ऑफ सीड्स आर ऑल्सो एक्सट्रीमली लिमिटेड। दिस हैज़ कैप्ड प्रोडक्टिविटी एट लो लेवल। For example, the yield per hectare of wheat in India is 1/3 of the developed countries. जो developed countries थी उसकी केवल 1/3 जो था वो हमारे यहाँ पर हो रहा था। हम कर सकते थे, लेकिन बिकॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम हमने कभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं किया, हमने हाई आइल्ड सीड्स को यूज़ नहीं किया, फर्टिलाइजर्स को यूज़ नहीं किया, पेस्टिसाइड्स को यूज़ नहीं किया, इसकी वजह से हम लोग पीछे रह गए। Likewise, the overall agriculture labor's productivity is less than 1/3 that in China and about 1% of that in the best performing countries. ऐसी condition हमारी थी। Now next one is crop losses. Considerably,
losses are reported in agriculture production on account of weeds, insect, crop disease, अनटाइमली रेन, ड्रॉट एक्सेट्रा। उसके कारण फसलें खराब हो जाती थी, कभी कीड़े खा जाते थे, कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी बारिश नहीं होती थी, कभी इंसेक्ट उस पर कीड़ा लग गया, कभी वो टिड्डी दल आ गया। इस तरह से हमारी जो है क्रॉप की लॉसेस बहुत ज़्यादा होती थी। अब धीरे धीरे इस पर भी अब कंट्रोल होना शुरू हुआ है। विच रिड्यूसेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये भी हमारे एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस को रिड्यूस करती थी ना। नेक्स्ट वन इज डिस्गाइज्ड एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। मुझे नहीं लगता इसको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है ना। हम ये बहुत बार ये वर्ड पढ़ चुके हैं, डिस्गाइज्ड एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छे से सारे लोग इससे वाकिफ़ हैं और अच्छे से इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। रिसर्च कहाँ बेचारे तब इतना डेवलप हो पाए थे इंडिया वाले कि रिसर्च ही कर लेते कि ये लैंड इस लायक है, इस पे ये वाला लगाओ, इस पे ये वाला है, इस पे ये करो, है ना। तो एग्रीकल्चर रिसर्च इन इंडिया इज स्टिल वेरी पुअर in comparison to its requirements. Okay, whatever research is being conducted, its result is not even made available to the farmers fully for its application. Thus many chronic problems of agriculture operation faced by the farmers still remain unsolved. अभी तक जिसको हमने रिसॉल्व नहीं होने दिया। तो ये प्रॉब्लम्स थी एग्रीकल्चर की जो एग्रीकल्चर एरिया हमारा फेस कर रहा था।